हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, एक आयनिक ठोस A+B- NaCl के समान समृद्ध संकुलित है। यदि ऋण आयन की त्रिज्या 250 pm है तो धन आयन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी? क्या एक धन आयन C+ जिसकी त्रिज्या 180 pm है इस क्रिस्टल की चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रविष्ट हो सकता है? यह हिंदी वर्सन आपने क्वेश्चन का देखा। इंग्लिश वर्सन में क्वेश्चन आप देखें तो कह सकते हैं, एन आयनिक सॉलिड A+B- हैज़ close packed structure like NaCl. If the radius of anion is 250 pm, what will be the ideal radius of cation? Can a cation C+ having radius 180 pm can occupy tetrahedral void of this crystal? ये क्वेश्चन है। मतलब ये है कि A+B- अगर इसका हल देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन, तो जो सॉलिड है, जो ठोस है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक ठोस, ये है A+B- और इसकी संरचना जो है वो NaCl के समान है। यानी स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसका लाइक NaCl, माने NaCl के समान। तो आपको बताया कि NaCl की जो संरचना होती है वो FCC संरचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। यानी NaCl स्ट्रक्चर, NaCl की संरचना ये FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित संकुलित निविड़ संरचना ये होती है। और ऐसी संरचना में जो कैटायन होता है, जो धन आयन होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। यानी ऐसी संरचना अगर है तो जो कैटायन होगा यानी धन आयन, ये होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में। यानी कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति में। तो ये हम आपको फंडामेंटल समझा रहे हैं अभी कि है क्या, क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा सा भी देखेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं आपको कि एक सॉलिड है A+B- जिसका स्ट्रक्चर NaCl के समान है। और NaCl की संरचना आप याद रखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, फलक केंद्रित घनीय निविड़ संकुलित संरचना होती है। और इसमें जो कैटायन होता है, जो धन आयन होता है, वो सामान्यतः किस में रहता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड, अष्टफलकीय रिक्ति में रहता है। तो ये फंडामेंटल है। यानी A+B- में जो कैटायन या धन आयन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होगा, अष्टफलकीय रिक्ति में होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि ऋण आयन यानी एनायन की जो त्रिज्या होती है ये 250 pm दिया हुआ है। तो हम इसमें से कितनी चीज़ें रखेंगे, ध्यान रखेंगे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। A+B- तो इसको क्या बताएंगे? FCC
संरचना और FCC संरचना अगर हुई, क्योंकि NaCl के समान है, तो बताएंगे आपकी इस संरचना के लिए या इस संरचना में जो स्मॉल r है इक्वल्स टू होता है 0.414 r। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जो स्मॉल r होगा, आपको बताया था, रेडियस है कैटायन की, और ये r जो होती है रेडियस है एनायन की, यानी ऋण आयन की। तो क्या दिया हुआ है हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात है लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो कैपिटल R बराबर, यानी ऋण आयन की त्रिज्या कितनी है 250 pm। तो पूछा भी हमसे है कि धन आयन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी। ये ऋण आयन की त्रिज्या है। ऋण आयन की त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ एन आयन। तो हमको बताना है क्या, स्मॉल r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी धन आयन की त्रिज्या। ये बतानी है हमको, रेडियस ऑफ कैटायन कितना होगा। तो मान रखने पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो सिंपली, बहुत सिंपल सब हुआ, स्मॉल r इक्वल्स टू 0.414 इंटू 250। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये जो रेडियस आएगी वो pm में होगी, पिकोमीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 103.5 pm। ये रेडियस हो गई किसकी, कैटायन की। तो बताया कि एनायन की रेडियस जो है वो दी गई है, कैटायन की आइडियल रेडियस जो होगी वो इतनी हो गई। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि एक कैटायन दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 180 pm है, ये दिया हुआ है। तो पूछा है कि ये जो क्रिस्टल है FCC संरचना वाला, इसके टेट्राहेड्रल वायड में क्या ये कैटायन प्रवेश कर सकता है या उस वायड को ऑक्युपाई कर सकता है, उसमें रह सकता है, ये बताना है। तो अब हम देखेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए क्या कह सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो होगी उसमें कौन रहेगा, कैटायन रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू तो दी गई है ऑलरेडी इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करें कैपिटल R से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0.225 इंटू 250, इतने pm। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 56.25। ये इतना pm, ये टेट्राहेड्रल वायड की रेडियस हुई। मतलब जो कैटायन उसमें रह सकता है, उस वायड को ऑक्युपाई कर सकता है, उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी, उसकी जो मैक्सिमम रेडियस होगी 56.25 pm होगी। लेकिन जो कैटायन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है, 180 pm है। तो अब आप बताएंगे
कि चूंकि धन आयन की त्रिज्या यानी 180 pm रिक्त की त्रिज्या से बड़ी है, अतः यहाँ चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, अतः धन आयन इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा देखिए कि जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हो वो देखिए किस टाइप का है, और अगर वो टाइप पता चल जाए, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जानिए कि उसमें कैसी संरचना होती है, और वो संरचना अगर है तो उसके अनुसार जो था वह रिक्तियों की साइज़ आप देख सकते हैं। और जो वायर्ड या रिक्तियाँ होती हैं उनमें केटायन रहते हैं आयनिक क्रिस्टल में। क्यों? इसलिए कि केटायन की साइज़ हमेशा एनायन या ऋण आयन की साइज़ से स्मॉलर होती है। तो इस क्वेश्चन में भी एनायन की साइज़ दी गई है, तो नेचुरली जो केटायन उसमें होगा उसकी साइज़ 250 pm से कम होगी। तो आप देख रहे हैं साइज़ आ गया 103.5 pm। अब टेट्राहेड्रल वायर्ड अगर है तो टेट्राहेड्रल वायर्ड में देख रहे हैं कि एनायन की साइज़ के साथ जो फैक्टर लगा हुआ वो इसकी वैल्यू इससे कम है, यानी नेचुरली जो साइज़ आएगी 103.5 pm से कम आएगी। आप यहीं से अनुमान लगा रहे हैं फ़िलहाल कि जो केटायन है उसकी रेडियस 180 pm है। तो ये केटायन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में नहीं रह सकता है, तो टेट्राहेड्रल वायर्ड की साइज़ तो उससे छोटी होती है, उसमें भी नहीं रह सकता। लेकिन हमको कैलकुलेट करके दिखाना है, हमको दिखाना है कि एक्चुअली जो साइज़ है वो इससे बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है फिर उसमें प्रवेश कर जाएगा, अगर छोटी है तो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं वैल्यू कितनी है 56.25, यानी ये साइज़ जो होगी वो इस साइज़ से क्या है, छोटी है। तो कोई भी बड़े साइज़ का जो पार्टिकल होगा वो छोटे साइज़ के वायर्ड में या स्पेस में नहीं रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये हम सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ज़रा समझ लीजिए। इसमें दिया है कि दो आयन हैं A+ और B-, और इनकी जो रेडियस है वो दी गई है 88 pm और 200 pm, यानी केटायन की रेडियस 88 pm है और एनायन की रेडियस है 200 pm। और ये बताया गया है कि जो AB कंपाउंड है उसका जो क्रिस्टल है उसकी संरचना क्लोज पैक्ड है, मतलब बंद संकुलित क्रिस्टल है ये। तो पूछा गया हमसे कि आयन A+ की उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। जो उसमें केटायन है A+, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। आयनिक क्रिस्टल A+ B-, यानी कंपाउंड AB हुआ, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। केटायन A+ की साइज़ है 88 pm, एनायन B- की साइज़ है 200 pm। हमको पता करना है कि केटायन A+ की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो आपको थोड़ा सा बताएं कि इस वीडियो लेक्चर के पहले जो वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं उनमें से एक लेक्चर में हमने एक फ्लोशीट बना करके दिया था और उसमें रेडियस रेशियो दिया हुआ था, यानी त्रिज्य अनुपात दिया था। और त्रिज्य अनुपात यानी ये जो रेशियो है इसमें सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। जनरल पहले आपको बता दें, रेडियस रेशियो मतलब ये R+
और R माइनस, ये रेडियस रेशियो है कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो होता है, ये जो होता है रेडियस रेशियो कहलाता है, त्रिज्या अनुपात। तो रेडियस रेशियो हमने बताया था कि क्या क्या रेंज होती है इसकी, इसको बताया था 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1.0, ये बताया था रेडियस रेशियो। अब इसमें बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, अगर पहले वाला रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, दूसरे वाले के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तीसरे वाले के लिए 6 और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके अनुसार ये ट्राइगोनल प्लेनर, उसके बाद से जो था वो टेट्राहेड्रल, फिर ये इसमें ऑक्टाहेड्रल और इसमें ये बॉडी सेंटर्ड, ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो अब हमको पहले देखना होगा कि ये जो कैटायन और एनायन की जो रेडाई दी गई हैं, जो त्रिज्याएं दी गई हैं, इनका रेडियस रेशियो क्या आता है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद से इसकी रेंज देखेंगे, और रेंज जिस रेंज में ये रेशियो आएगा इसका, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। जैसे इस रेंज में अगर आएगा, यानी 0.225 से 0.414 के रेंज में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इस रेंज में आएगा तो 6, इस रेंज में आएगा तो 8 और इस रेंज में आएगा तो 3। तो क्वेश्चन अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, त्रिज्या अनुपात, यानी रेडियस रेशियो, ये रेडियस रेशियो बराबर है स्मॉल आर कैटायन, ये स्मॉल आर एनायन, ये है मतलब रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम तो जो कैटायन की रेडियस दी गई है वो 88 pm है, और एनायन की रेडियस जो दी गई है वो 200 pm है। तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ गई 0.44, ये वैल्यू आ रही है। तभी हमने आपको बताया था रेंज, पहला रेंज जो था 0.155 से 0.225, उस रेंज में नहीं है। दूसरा बताया था 0.225 से 0.414, इसके बीच में होगा, माने स्टार्टिंग इसकी 0.225 से होगी, उस रेंज में नहीं है। तीसरा आपको बताया 0.414 से 0.732, यानी ये जो रेशियो है वो अब इसमें बताएंगे कि यह अनुपात 0.414 से 0.732 के परास यानी रेंज में है। अतः इसकी उप सहसंयोजन संख्या बराबर हो जाएगी 6। तो बताया था आपको
155 जो स्टार्टिंग है उसके लिए 3, 0.225 वाले की स्टार्टिंग जो है उसके लिए जो था वो 4, 0.414 से 0.732 के लिए 6। इसलिए इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई कितनी हो गई? 6 हो गई। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने जो रेडियस रेशियो या उसके पहले की जो चीज़ें बताई थी, वायर्ड की साइज़, वो क्यों बताया था? इसलिए कि सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि NaCl की यूनिट सेल का आयतन 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके घनत्व की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि NaCl का एक यूनिट सेल है और इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है और हमको इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला की सहायता से हम डेंसिटी जो होती है वो निकाल लेते हैं। अब डेंसिटी में जो पैरामीटर हमको चाहिए वो पैरामीटर या वो वैल्यूज़ अगर हमको मालूम है तो उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रखेंगे और गणना करके चीज़ों को निकाल देंगे। तो NaCl जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना रखता है। माने NaCl की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित निविड़ संकुलित संरचना होती है और उसमें जो नंबर आती है पार्टिकल्स की वो 4 आती है। मतलब 4Na + 4Cl- या कह सकते हैं कि 4NaCl यूनिट से मिल करके या पार्टिकल से मिल करके ये बना होता है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। NaCl यूनिट सेल की संरचना, जो स्ट्रक्चर है बराबर FCC, और फिर NaCl यूनिट सेल में कणों की संख्या जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होती है 4। ये 4 हो गई। NaCl यूनिट सेल का आयतन दिया है। NaCl यूनिट सेल का आयतन, इसे हम किससे दिखाते हैं? ये क्यूब से। ये बराबर दिया है 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। जो NaCl का अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 58.5। तो यहाँ लिखेंगे NaCl का अणुभार, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 58.5। ये पैरामीटर्स हैं जो हमें मालूम है। हमको जानना चाहिए कि NaCl का जो मास होता है, जिसे अगर सिंपली मॉलिक्यूलर मास कहें तो 58.5, सोडियम का 23 और जो Cl है यानी Na+ का 23 और Cl- का 35.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 58.5। अब यूनिट सेल का घनत्व तो यहाँ लिख सकते हैं NaCl यूनिट सेल का घनत्व
इसे किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। रो बराबर होता है Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ये एन ए की वैल्यू, एन ए का मतलब यहाँ मेंशन कर दें एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या एन ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू है। मान रखने पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो रो बराबर हो गया 4 इंटू 58.5 अपान 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू करेंगे ए क्यूब यानी 2.01 इंटू 10⁻21। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट की गई हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मतलब नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा करके ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा करके ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दें, ये देखिए ये 23 है पावर में, यहाँ -21 है, तो इसमें 10⁻2 जो होगा वो बच जाएगा। तो 10⁻2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 201, यानी 201 से 6.022 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 58.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें जो वैल्यू आएगी उसको इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आती है 0.1933 ग्राम पर cm³। ये वैल्यू आती है। तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं फिर से। NaCl के यूनिट सेल की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित संरचना होती है। तो फलक केंद्रित संरचना में जो पार्टिकल्स की नंबर आती है वो 4 आती है, यानी Z की वैल्यू 4 आती है। और तो Z की वैल्यू 4 हो गई। ए क्यूब दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो हुआ वो 58.5 हो गया और Na की वैल्यू तो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए न कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि सिल्वर क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस बनाता है, CCP जालक बनाता है और इस जालक के यूनिट सेल यानी एकक कोशिका के एक कोर की लंबाई दी गई है 408.6 pm, ये वैल्यू दी गई है, एज लेंथ दिया हुआ है और सिल्वर का परमाणु भार दिया है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 107.9। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं। अब करना क्या है, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। मतलब कह रहे हैं क्या, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को समझें तो Ag मीन सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस, the edge length of unit cell of this lattice is 408.6 pm and atomic mass of silver is 107.9. We have to find out the density of silver. तो ये डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है। तो ये CCP जो लैटिस बनती है इसमें पार्टिकल्स के नंबर हमको पता होने चाहिए।
तो यहाँ हम लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो लिखेंगे सिल्वर यानी Ag की जालक संरचना। जालक संरचना का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको लैटिस स्ट्रक्चर। यानी इसके यूनिट सेल को देखें तो उसकी संरचना कैसी होगी, ये दिया है CCP। तो CCP यूनिट सेल होगा तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी, ये देखिए, ये हम बता रहे हैं कि CCP यूनिट सेल यानी एकक कोशिका में कणों की संख्या, कणों यानी Ag, कण का मतलब क्या है यहाँ पर, Ag एटम्स की संख्या। तो संख्या किससे दिखलाते हैं, Z से। तो Z बराबर कितना हो गया इसमें 4। CCP में या FCC में जो Z की वैल्यू आती है वो 4 आती है, दोनों में ही 4 आती है। अब ये हो गया तो अगली बात क्या दी गई, CCP यूनिट सेल या एकक कोशिका के कोर की लंबाई, एज लेंथ। कोर की लंबाई का मतलब इसको क्या बोलेंगे, एज लेंथ। तो कोर की लंबाई इसे A से दिखलाते हैं, ये वैल्यू दी गई है 408.6 pm, ये दिया हुआ है। और सिल्वर का एटॉमिक मास, Ag का परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब एटॉमिक मास, इसको किससे दिखलाएंगे, m से। तो ये दिया है 107.9 U, ये दिया हुआ है। तो इस डाटा की सहायता से हम निकालेंगे सिल्वर के यूनिट सेल की डेंसिटी। तो कह सकते हैं अतः यानी देयरफॉर सिल्वर के यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का घनत्व। ये ध्यान रखने की बात है कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही सिल्वर की डेंसिटी होगी। तो घनत्व इसे दिखलाते हैं रो से। तो रो बराबर है Z इंटू M अपॉन NA इंटू A³। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो रो इक्वल्स टू हो गया, Z की वैल्यू हो गई 4, M की वैल्यू 107.9 और Na हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 और A³ का मतलब हो गया, ये पिकोमीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो वैल्यू हो जाएगी 4.086 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ लिखेंगे 4.086 इंटू 10⁻⁸, इसका क्यूब हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 10.5 ग्राम पर cm³। आप सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। तो ये बताया कि जो डेंसिटी होगी सिल्वर की या उसके यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वो आती है 10.5 ग्राम पर cm³। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं
कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बताया कि एक तत्व है जिसकी संरचना जो है वो काय केंद्रित है BCC, और इसके यूनिट सेल की जो लेंथ है एज लेंथ यानी यूनिट सेल के भुजा की लंबाई 288 pm है, ये दिया हुआ है। तत्व का घनत्व यानी तत्व की डेंसिटी दी गई है 2.7 ग्राम पर cm³, ये डेंसिटी दी गई है। पूछा गया है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। An element having BCC structure has as length 288 pm and density 2.7 gram per cm³. We have to find out the number of atoms present in 208 gram of that element. ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखें हम इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं तत्व की संरचना। तत्व की संरचना जो दी है वो BCC दी है, और यूनिट सेल के कोर की लंबाई कोर का मतलब भुजा, ये कोर की लंबाई जो होती है ये स्मॉल a से दिखाते हैं। फिलहाल ये दिया हुआ है 288 pm, यानी ये बराबर हो गया 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इस यूनिट सेल का पहले आयतन निकाल लें। तो यूनिट सेल, अतः यूनिट सेल का आयतन तो आयतन को किससे दिखाएंगे? A³ से। तो इसका क्यूब कर दें, यानी 288 इंटू 10⁻⁻10 इसका क्यूब हो गया। तो ये cm³ हो जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू आती है 2.39 इंटू 10⁻⁻23 cm³, ये वैल्यू आती है। अब हम निकाल लें कि ये जो मास है इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी 208 ग्राम तत्व का आयतन। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट हैविंग मास 208 ग्राम। तो मास बराबर कितना होगा, सॉरी ये आयतन कितना होगा, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। मास कितना है, टू 208 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है इसकी 2.7, ये ग्राम पर cm³। तो वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इसका, ये आता है 77.03 cm³। ये आयतन हो गया। तो 208 ग्राम तत्व का आयतन इतना हो गया। यूनिट सेल का आयतन दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं कि 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। इसलिए दो 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या
सॉरी, परमाणुओं की संख्या हम निकालेंगे इसमें, लेकिन परमाणुओं की संख्या तो फाइनल निकालना है ना। यहाँ पहले निकालेंगे कि ये जो 208 ग्राम तत्व है जिसका वॉल्यूम इतना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है और इतने ग्राम का जो वॉल्यूम है इतना है, तो हम निकालेंगे कि यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। यानी 208 ग्राम तत्व में यूनिट सेल की संख्या या यूनिट सेलों की संख्या, तो यूनिट सेल की संख्या निकालेंगे हम। बात समझ में आ रही है? हमको पता है बीसीसी संरचना है क्रिस्टल की या एलिमेंट की, क्रिस्टल की, इसके कोर की लंबाई दी गई है, तो हम कोर की लंबाई से इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमको मास दिया गया एलिमेंट का 208 ग्राम, तो मास को अगर डिवाइड कर दें इसकी डेंसिटी से जो दी गई है क्वेश्चन में, तो हमको निकल जाएगा 208 ग्राम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है। तो इतने ग्राम का वॉल्यूम हमको पता चल गया। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, तो अगर एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से, आयतन से हम इसके आयतन में भाग दे दें, इसको डिवाइड कर दें, तो यूनिट सेल की नंबर निकल जाएगी। वही निकाल रहे हैं हम लोग कितने ग्राम तत्व में, यानी इस आयतन में यूनिट सेलों की संख्या। तो क्या करेंगे, इसको 77.03, इसको डिवाइड कर दें हम 2.39 इंटू 10⁻⁻³ से, तो ये वैल्यू जो आती है 32.23 इंटू 10⁻23। तो यूनिट सेल की नंबर इतनी आती है। आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, ये वैल्यू इतनी आएगी, इतनी आती है। अब आपको ये जानना होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर अगर है तो उसके एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ लिखें, चूँकि बीसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या बराबर है 2, इसलिए 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ये बराबर जाएगा 2 × 32.23 × 10⁻23, यानी ये बराबर हो गया 64.46 × 10⁻23। तो इतने परमाणु हुए 208 ग्राम में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर अगर है, यूनिट सेल की लेंथ दी गई है, डेंसिटी दी गई है, मास दिया हुआ है, तो हम एटम्स की नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करके ज़रूर भेजिए, उसका सलूशन आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयनिक ठोस है जिसका यूनिट सेल जो है वो फलक केंद्रित घनीय सेल है, यानी यूनिट सेल जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और इसके कोर की लंबाई यानी एज लेंथ इसकी दी है 508 pm, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल वाले आयनिक सॉलिड में कोर की लंबाई 508 pm है। दिया है कि यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm हो तो ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला आपको पता है, सीधे लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ बता सकते हैं कि FCC, फलक केंद्रित का मतलब FCC
आयनिक ठोस के यूनिट सेल के कोर की लंबाई ये दी गई है 508 pm। धन आयन की त्रिज्या दी गई है धन आयन की त्रिज्या का मतलब R+, ये वैल्यू दी गई है 110 pm। तो हमें निकालना है ऋण आयन की त्रिज्या। ऋण आयन की त्रिज्या यानी R-, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इस कंडीशन में जो यूनिट सेल के कोर की लंबाई होती है FCC यूनिट सेल के कोर की लंबाई ये स्मॉल a बराबर होता है 2 इंटू R+ R-, इतना होता है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू दी गई है इसमें एज लेंथ a या 508 इक्वल्स हो गया 2 इंटू R+ R-, ये तो इसको निकाल सकते हैं या R+ R-, ये वैल्यू हो जाएगी 508/2 इक्वल्स टू 254 pm, इतना हो गया। अब रेडियस दिया हुआ है कैटायन की R करके लिख सकते हैं 110 प्लस R- इक्वल्स टू 254, या कह रहे यहाँ पर R- इक्वल्स टू 254 माइनस 110 इक्वल्स टू 144 pm। तो ये रेडियस हो गई एनायन की, जिसको कि हमको कैलकुलेट करना था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि जो यूनिट सेल के कोर की लंबाई होती है, एज लेंथ होती है, वो इतनी होती है। तो FCC थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि FCC का स्ट्रक्चर कैसा होता है। NaCl का स्ट्रक्चर देखिए या किसी और FCC स्ट्रक्चर वाले के यूनिट सेल को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एज लेंथ जो होगी वो इतनी होती है। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में 6 प्रॉब्लम्स बताई हैं सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 1 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके प्रॉब्लम्स को फिर से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में और नई प्रॉब्लम्स के साथ आपसे मिलेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।